नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ इस्लामिक पार्टियां इसीलिए जिंदा है, उसका अस्तित्व इसी कारण से है क्योंकि कुछ विशेष इलाकों में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी है कि उनकी पकड़ के कारण वहां हिंदुओं का वोट असरदार ही नहीं होता। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू वोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसके पक्ष में कर रहे हैं, किसके विरोध में कर रहे हैं, किस पार्टी के समर्थन में कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। और ये इस्लामिक पार्टियां इसी कारण से कुछ इलाकों की राजनीति करती है और धीरे धीरे एक्सपेंड करने के लिए दूसरे वही इस्लामिक इलाके ढूंढती है। जैसे केरल में मुस्लिम लीग का अस्तित्व तभी तक है जबकि लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्रों में एक पूरा का पूरा साउथ केरल का क्षेत्र जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या कुछ जगहों पर 60-70% तक, जैसे वायनाड में भी 60% से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है। कुछ असेंबली सेगमेंट में जहां विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या मुसलमानों का 60% से 80% है, उन्हीं जगहों पर मुस्लिम लीग की जीत होती है। और जहां पर 25-30% मुसलमानों की जनसंख्या है, वहां पर कांग्रेस को सहयोग करके मुसलमानों को कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए बोला जाता है, वहां सेटिंग होती है। और हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ संगठन और गठबंधन करके दोनों स्तर पर मुसलमानों का, हिंदुओं का कुछ वोट लेकर जीत हासिल करती है और इस्लामिक पार्टियों के लिए पोषण का काम करती है। उसी तरीके से वहां से आगे बढ़ें तो तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, यह पार्टी तब तक अस्तित्व में है जबकि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर मुसलमानों का पॉपुलेशन, वहां का डेमोग्राफी केवल मुस्लिम सेंट्रिक होकर रह गया है। अगर वहां पर मुसलमानों का जो अलग अलग क्षेत्रों से लाकर बसाए गए हैं उसका वोट कट जाए तो फिर ओवैसी जो उत्तर प्रदेश से, बंगाल से बिहार तक चुनाव लड़ने जाता है, उन जगहों पर जहां पर मुसलमानों का वोट 50% से ज्यादा हो, जीत की संभावनाएं इसकी हो, उन जगहों पर अपनी पार्टी को एक्सपेंड कर रहा है तो इस्लामिक पार्टी ही, उन जगहों पर भी वो जा नहीं पाएगा क्योंकि हैदराबाद से ही इसके जड़ उखड़ जाएगी, किलेबंदी, इस्लामिक किलेबंदी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से चाहे असम के में बदरुद्दीन अजमल की इस्लामिक पार्टी हो, AIUDF, या फिर हुमायूं कबीर की पश्चिम बंगाल में बनी हुई नई पार्टी, या पश्चिम बंगाल में भी ये इंडियन सेकुलर फ्रंट जो कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, वो भी इस्लामिक पार्टी है। ये सब तभी तक अस्तित्व में है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो SIR की प्रक्रिया हुई और उसके बाद मुसलमानों के वोट भी कटे। कुछ जगहों पर मुस्लिम वोटर जो 60% तक थे वो घटकर 40% के आसपास रह गए। तो ISF भी गया, इंडियन सेकुलर फ्रंट भी गया और उसके बाद हुमायूं कबीर भी सिमट कर रह गया। ओवैसी चुनाव लड़ने के लिए गया था, 0 पर आउट होकर चला गया। ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट पर आधारित थी, वो भी साफ हो गई। और उसी तरीके से अब दूसरे इलाकों में भी, असम में तो बदरुद्दीन अजमल को अकेले हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी चुनौती दी है कि उसका अस्तित्व भी खत्म होने वाला है। लेकिन अभी जो पूरे देश में मुस्लिम पार्टियों का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि मुस्लिम लीग केरल की राजनीति करती है लेकिन उसकी बड़ी पहचान, उसके किसी बड़े नेता की पहचान मुस्लिम लीडर के तौर पर नहीं है। चाहे इंडियन सेकुलर फ्रंट हो या हुमायूं कबीर हो या फिर बदरुद्दीन अजमल हो, ये ऑल इंडिया लेवल पर मुसलमानों के बीच कोई बड़ा चेहरा इन पार्टियों का नहीं है जिसकी पहचान है। अगर पहचान है तो असदुद्दीन ओवैसी की। यही मुसलमानों के मुद्दे पर हर राज्य में जाता है, मुसलमानों को भड़काता है। यहां तक कि जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया था, मुसलमानों के लिए अलग अलग मस्जिदों में मीटिंग AIMIM का हो रहा था और फिर उस मीटिंग में ओवैसी या उसके प्रतिनिधि जाते थे। उसी का एक नेता उत्तर प्रदेश में है जो कहता है हमारी पार्टी को 11 सीटें मिल जाए
तो फिर इनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों का इनकाउंटर होगा। ये उसका तरीका है, क्योंकि अभी इसकी पहचान हैदराबाद की पार्टी के तौर पर है और हैदराबाद के अलावा दूसरे जगह पर, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर ये अपना पैर फैलाने में लगा है। और एक मुस्लिम लीग का सब्स्टिट्यूट, यानी कि अभी के मुस्लिम लीग का नहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नहीं, ये आजादी से पहले जिन्ना वाले मुस्लिम लीग का एक दबाव देने वाली पार्टी, जो केवल मुसलमानों की पार्टी हो, उसका सब्स्टिट्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक हर जगह पर ये कुछ समय के लिए अपना आधार बढ़ाया था, वो आधार अब खिसकता जा रहा है। तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया और अब ड्राफ्ट लिस्ट आने वाला है। वहां पर जितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है और जितने लोगों का नाम काटा जाने वाला है, उसका एक ओवरऑल आंकड़ा भी सामने दिखाई पड़ रहा है। और इससे लगता है कि अब ओवैसी का इस्लामिक किला ध्वस्त होने वाला है हैदराबाद में। ये ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमीन का नहीं, यानी ओवैसी का नहीं, बल्कि अब कोई हिंदू सांसद बनेगा, ओवैसी सांसद नहीं बन पाएगा। पिछली बार भी स्थिति डगमगाई थी लेकिन जीत गया। अब वहां एक हिंदू सांसद बनने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि वहां एसआईआर में जो आंकड़े आ रहे हैं, ओवैसी दहल चुका है। पूरे तेलंगाना के अंदर एसआईआर के जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ रहे हैं, उसमें 73 लाख वोट कटे हैं, 73 लाख। लेकिन ये 73 लाख वोट में से सबसे ज्यादा वोट कहां कटे? ये पूरे तेलंगाना में 73 लाख वोट कटे हैं, लेकिन अकेले ग्रेटर हैदराबाद, ये ग्रेटर हैदराबाद का क्षेत्र, बड़ी मुश्किल हुई थी हैदराबाद के नवाब को भगाने में। ये ग्रेटर हैदराबाद के क्षेत्र में 43 लाख वोट कटे हैं। टोटल जो तेलंगाना में वोट कटे, उसका 59% वोट केवल हैदराबाद से कटे हैं, ग्रेटर हैदराबाद से। और केवल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ओवैसी का गहरी पैठ है, वो चारों तरफ मुस्लिम बोर्ड बनाए हुए है, कुछ संगठन बनाए हुए हैं, कुछ लोगों को ये हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो विधानसभा सीटें हैं, उसका जिस तरीके से डिलिमिटेशन से ये लोग डर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कुछ डिलिमिटेशन के बाद अगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दूसरे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में मर्ज कर दिए गए, तो इन लोगों का डेमोग्राफी डेमोक्रेसी के साथ बदल जाएगा। और डेमोग्राफी बदला नहीं तो फिर उसके बाद जो वोट का परसेंटेज, यानी मुसलमानों का जहां पर 50 से 70% तक वोट है, वो 40 से 30% तक हो जाएगा। और उसके बाद इनका दबदबा खत्म हो जाएगा। डिलिमिटेशन के विरोध करने का एक बड़ा आधार यह भी है, लेकिन डिलिमिटेशन का विरोध तो कुछ समय के लिए कर सकते हो, एसआईआर का विरोध कहां करोगे? एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद इन लोगों ने अंतिम दरवाजा भी खटखटा लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में बिहार पर भी, बंगाल पर भी, दूसरे राज्यों पर भी ये जो एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई, कई सुनवाई हुई। जितने दिग्गज वकील इन लोगों के पास हो सकते थे, चाहे पश्चिम बंगाल में मेनका गुरुस्वामी हो, इधर से कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, या फिर गोपाल शंकर नारायण हो, ये सारे के सारे बड़े वकील एक साथ जुट गए। सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक न चली। अब ऐसे में हैदराबाद की स्थिति अब बदलने वाली है, क्योंकि 43 लाख वोट केवल ग्रेटर हैदराबाद में कट रहे हैं। और इसका मतलब है सबसे ज्यादा वोट जो काटे जा रहे हैं वो मुसलमानों के हैं। इसलिए तो वैसे कह रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, उसके पहले तेलंगाना की सरकार को भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, लेकिन यह हो नहीं पाया और इसके कारण समस्याएं अब इसकी बढ़ने वाली है। हैदराबाद के अंदर जो टोटल हैदराबाद जिले के अंदर 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं, उसमें से 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जिसके ऊपर यह ओवैसी की पार्टी का कब्जा रहता है, वहीं से वो जीतता है। तेलंगाना के दूसरे क्षेत्रों में यह कांग्रेस को सहयोग करता है। इसलिए ओवैसी बार बार राहुल गांधी को चैलेंज करता रहा कि देखिए, अगली बार से तेलंगाना के चुनाव में हैदराबाद के बाहर भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए बीआरएस के साथ गठबंधन हो जाए अलग बात है, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए अभी समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि वहां 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर
एआईएमआईएम का विधायक है, उन्हीं जगहों पर 50% के आसपास वोट कटे हैं। 20 लाख वोट केवल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर 9.4 लाख वोट काटे जाने हैं। यानी कि 50% के आसपास वोट कटे, और 50% में लगभग 40% जो 50% का है, उसमें से सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों के कट रहे हैं। और इसलिए ओवैसी आजकल एसआईआर का मुद्दा नहीं, बल्कि दूसरे मुद्दों पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो मुद्दे दब जाएं और फिर वहां एसआईआर की प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, उसको फाइनल लिस्ट में किसी तरीके से नकली दस्तावेज, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उसका नाम जुड़वाया जा सके। खुद भी बैरिस्टर है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसे खुद उतरना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद में जो एसआईआर हो रहा है उसमें ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, ये लोग सामने जाकर हैदराबाद की स्थिति नहीं बता सकते। यही वो जगह है जहां पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज ने कह दिया था कि जो स्थिति इन जगहों पर है, वहां तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से उस जज के खिलाफ हंगामा खड़ा किया गया, और यहां सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी की गई कि ऐसी बातें हिंदुस्तान के किसी इलाके के बारे में नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो उसी के इर्द गिर्द है, और इसीलिए अभी जो इस्लामिक किलेबंदी करके रखा था हैदराबाद के अंदर, वो ध्वस्त होने वाला है। वहां पर जो वोट कट रहे हैं, कुछ समय के अंदर जब फाइनल लिस्ट आएगा तो हैदराबाद में भी बवाल होगा, लेकिन बवाल से कुछ होने वाला नहीं है। एक एक जिलों में होम मिनिस्ट्री ने यह पहले ही कह दिया है कि हर राज्य में, 28 राज्यों में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिटेंशन कैंप होना चाहिए, जहां अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, विदेशी किसी भी नागरिक को यह पकड़ा जाए और उसकी पहचान हो, तो जब तक डिपोर्ट नहीं किया जाता तब तक वो डिटेंशन कैंप में रहेगा, किसी जेल के अंदर नहीं। इसलिए अब इस्लामिक किले से ओवैसी को बाहर करने का समय आ रहा है। हैदराबाद का इस्लामिक किला ध्वस्त हो रहा है, और चुनाव आयोग ने जो खेल किया है, उसके बाद अब एक सीट जो कंफर्म मानी जाती थी ओवैसी के लिए, ओवैसी की सांसदी की सीट जाने वाली है। और वहां पर अब लगता है कि अगले चुनाव में यह सालों दशकों बाद कोई हिंदू सांसद बन सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।